चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आप सभी का जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड। और अब जो चुनावी साल में ये सफर यहां पर निकला है, जाहिर तौर पर कई मोड़ ऐसे आएंगे जिनमें बहुत ऐसी बातें जो हैं उन पर चर्चा होगी और बात यहां पर होगी जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई भी। साथ ही साथ आज बेहद खास है, आज का दिन भी बेहद खास है। एक खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ एक बड़े समाज सेवी भी हैं और उनका मानना यह है कि अगर एक अच्छा जो समाज सेवी वो वही हो सकता है जो समाज से जितना लेता है कहीं उससे ज्यादा समाज को वो लौटाए। और आज जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखा है कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा समाज को दे सकते हैं और आज तक वो यही काम जो है करते आए हैं और अपनी मेहनत के दम पर ही आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो चलिए मैं कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाती हूँ और मिलवाती हूँ उनसे। उनका परिचय वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो बड़े बड़े काम हैं वो आज समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एलपीएस बोसाड एंड यूपीएस लक्ष्मी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए सर, अब बात यहाँ पर करेंगे, चर्चा यहाँ पर करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि बात यहाँ पर राजनीति की हो। चुनावी साल और चुनावी सफर पर हम निकले हैं, नाम दिया है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। अब अगर बात यहाँ पर की जाए, हर जो नागरिक है, हम हैं, आप हैं, हर कोई चाहता है कि एक अच्छा नेता जो है वो चुनकर आए, लेकिन हमारा मानना ये भी है कि अगर अच्छा समाज सेवी अगर राजनीति में आता है तो इससे बड़ा अच्छी बात जो है वो हो ही नहीं सकती है। जब समाज के लिए वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो देखिए राजनीति में आकर तो कितने अच्छे काम करेंगे। मिस्टर राजेश जैन जी, आप राजनीति में कब से एंटर हो रहे हैं? मैं राजनीति में नहीं एंटर होना चाहता जी। और मेरे को ये लगता है कि भाई जो अपना एक इंडस्ट्री चलाता है और अगर समाज सेवा में भी लगे हुए हैं तो वो बगैर नेतागिरी के भी हो सकता है जी। तो मेरा अपना मानना है कि भाई I don't want to be a politician and I don't want to come into the elections. That's not my cup of tea. अच्छा, आज की आपने ये कहा कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते, आप जो जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं उसी को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन आज की अगर राजनीति पॉलिटिक्स को आप भली भांति यहाँ पर समझते होंगे, देखते होंगे, जो नेता आते हैं काम करते हैं, चुनावी साल है अब तो ये सब लगा ही रहेगा, आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की अगर पॉलिटिक्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो चाहे वो रोजगार क्षेत्र में हो, किस तरीके से देखते हैं आप? हमें भी ये लगता है कि जो पिछले 50-60 सालों में अचीव नहीं हुआ वो 10 वर्ष में हुआ है जी। और अगले अगर 5 से 10 वर्ष अगर मोदी जी को मिलते हैं तो ये कंट्री जो कह रहे हैं कि भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी अगले 5 वर्षों में ही हो जाएगी। तो इस वक्त जो कंट्री के लिए जो प्रोस्पेरिटी है जी वो कभी भी नहीं हुई जी। आज एक इंटरनेशनल इमेज है इंडिया की और इतनी जबरदस्त इमेज है, मेरे यहाँ तो 250 से 300 इंटरनेशनल विजिटर आते हैं साल में जी। और अब जब उनसे बात करते हैं, पिच करते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडियंस को पॉजिटिव वे में देखते हैं। पहले वो इसको इंडियंस को इतना पॉजिटिव वे में नहीं देखते थे। तो एक ओवरऑल जो परसेप्शन बदला है
कि वो एक बीजेपी कांग्रेस हो तो एक अलग वो है, पर अगर किसी आदमी ने काम अच्छा किया है और उससे एक अपनी इंडिया की इमेज बनाई है, इंटरनेशनल इमेज बनाई है, तो मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि भाई इस वक्त जो टाइम है पॉलिटिक्स में खराब करने का नहीं है। बिल्कुल। जो एक नॉर्मल आदमी है, अपना बिजनेस वाला है, जी। तो वो इस चीज को फोकस करे कि भी अपनी फैमिली में कैसे फोकस करे, अपने बिजनेस को कैसे फोकस करे। ये इतना अच्छा पीरियड कभी आ नहीं सकता। तो अगले 10-15 साल अगर आप मेहनत करके जी अपने काम में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र सर ने दिया है और शायद यही वजह है कि आप आज सक्सेसफुल हैं। तो आपकी ये सोच यहाँ पर है और यही वजह है कि आज आप इतने सक्सेसफुल हैं। नहीं तो ज्यादातर हमने देखा है जो बिजनेसमैन होते हैं वो सबसे पहले राजनीति की ओर कूच करते हैं। नहीं, चलिए राजनीति सबका वो नहीं हो सकता जी। और मेरे को तो लगता है कि भी राजनीति में आने के बाद ना करप्शन आ जाती है जी, अपने माइंड में भी और जो काम करने में भी। जी। तो मैं उससे अलग रहना चाहता हूँ। वो आप लोग हरदम पूछते हैं उसको जी, बट वो राजनीति की एक सेपरेट टॉपिक है। चलिए राजनीति सेपरेट टॉपिक है, इसको हम सेपरेट अभी रखते हैं और हम जानते हैं आपके बारे में सर, क्योंकि हम कोशिश यहाँ पर करते हैं कि समाज में अगर इस तरीके के व्यक्तित्व को हम पेश यहाँ पर करें तो जाहिर तौर पर एक मिसाल जो है और हर कोई प्रेरित इससे होता है। समाज सेवी के तौर पर आपने कई यहाँ पर काम किए हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट सेक्टर हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर हो। मेरे ख्याल से अभी 2 बसेस जो हैं वो रन यहाँ पर हो रही हैं, एक आई चेकिंग के लिए और एक ब्लड जो ब्लड बैंक होता है उसके लिहाज से। सर उसमें किस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है? देखिए बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं से लोग बैठे हैं, जैसे हरिओम सेवा दल है, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जी। तो जैसे मेडिकल कॉलेज में वॉलंटियर्स हैं, सती साई दास हैं, MTFC हैं, और यहाँ पे तो उन संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ जी कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, क्योंकि खाली जुड़ने से काम नहीं होना जी। तो वो लोग फ्रंट एंड में उनकी टीम है, बल्कि वो फैमिलीज के साथ लगे हुए हैं। तो उसी से पूरे हमने एक ये कोशिश करी है कि भाई रोहतक से हमारी फैमिली 600 साल से है जी। इट्स द 18th जनरेशन ऑफ आवर फैमिली। मेरे फादर ने 1958 में यहाँ बिजनेस शुरू करा था जी, और उसमें हमने बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं और उस अप एंड डाउन्स के बाद अब 2016 से फिर अब एक डिफरेंट पीरियड अब देख रहे हैं जी कि तो और हमारे से लोग हर रोज ये पूछते हैं कि तुमने रोहतक क्यों नहीं छोड़ा। जी। तो हमने कहा भाई वी वर born here जी and we want to stay here and we want to give back to the society जिस सोसाइटी ने हमें दिया है। जी। तो आज भी अगर हम अपने उसको देखें तो आई हैव नॉट ओनली डेवलप्ड अ कंपनी की भी जिसको हम कहें कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं जी, तो इट्स अ साथ के साथ में कम्युनिटी रिकग्नाइजेज अस। जी। तो जो कम्युनिटी रिकग्नाइज कर रही है, तो जो हम डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, जी। ये ताहिल साहब बैठे हैं, ये सबसे अच्छी रामलीला यहाँ करते हैं जी जी। और डॉक्टर अनिल बैठे हैं, होम्योपैथी की लैब चलाते हैं, हरिओम सेवा दल को चलाते हैं, सती साई दास से भी नरेश जी आए हुए हैं जी। तो वो दिन रात उन कार्य में लगे रहते हैं, जन सेवा संस्थान वाले हैं। तो वो सब मिलके ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट करते हैं और उसके साथ हम जुड़ते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई फील कि भी इट्स क्रिएटिंग सिग्निफिकेंस फॉर अस। जी बिल्कुल। और अभी हम रोहतक में यहाँ पर मौजूद हैं और हरियाणा के अगर लिहाज से सर बात की जाए, औद्योगिकरण को लेकर जो स्थिति यहाँ पर है, आपको लगता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए या औद्योगिकरण यहाँ पर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए जो अभी व्यवस्थाएं की गई हैं वो काफ़ी हैं? देखिए ऐसा है कि पूरी कंट्री में ना सब मोदी जी को आगे रख के कह रहे हैं मोदी ने अच्छा काम किया तो हमने भी करा जी। तो हरियाणा सरकार भी उसका श्रेय ले रही है जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हरियाणा सरकार काम नहीं कर रही, वो भी इन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। बट अगर आज भी किसी को अगर हरियाणा में इन्वेस्ट करना हो ना और उसके पास अपॉर्चुनिटी हो तो वो तमिलनाडु में जाके करेगा, कर्नाटका में करेगा, हैदराबाद में करेगा। हरियाणा में तो लैंड माफिया है जी। यहाँ आज आपको IMT में जगह लेनी है तो 20,000 रुपये गज की जगह लेनी है जी। आप चेन्नई के कमिश्नर से जाके मिलिए, वो कहेगी मेरे यहाँ के इन्वेस्ट करिए, 1 करोड़ रुपए एकड़, 50 लाख रुपए एकड़ और सारी सुविधा, सिंगल विंडो। तो इसलिए अगर आप आज देखेंगे कि अगर एप्पल की फैक्ट्री लग रही है तो उसका जितना इकोसिस्टम है जी, वो इकोसिस्टम तमिलनाडु में आ रहा है। अगर आज वो टेस्ला अगर अपनी फैक्ट्री लगा रही है बिल्कुल, तो गुजरात में आ रहे हैं। तो वो बड़ी बड़ी लार्ज कॉरपोरेशंस, नोकिया, सेनमीना, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, जाबिल, तो जहाँ 50-50 हज़ार लोग एम्प्लॉयमेंट आ रही है वो हरियाणा में क्यों नहीं आ रहे जी। तो यहाँ कॉल सेंटर्स तो आए
तो यहाँ अभी जो क्योंकि गुड़गांव की वजह से और एक इकोसिस्टम तो डेवलप हो गया मारुति की वजह से, ऑटोमोटिव हब बन गया, पर जो आने वाले टाइम में जो सेमीकंडक्टर्स हैं और वो हब नहीं बन रहा, तो वो अभी अगर आईटी से रिलेटेड अगर आप जब ये कहेंगे तो उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए स्टेप्स लेना है जी कि भाई वी नीड टू सी कि भाई आपस में तो कंपटीशन करें, बिल्कुल कि भाई तमिलनाडु हमसे क्यों है, गुजरात का मॉडल क्या है, कर्नाटका का मॉडल क्या है, उसको फॉलो करें और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो यहाँ पर बात हुई इंडस्ट्री सेक्टर की, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा गर्व करने वाली है और हमारे लिए भी गर्व करने वाली है कि आज हम आपके सामने हैं सर। अब बात अगर चंद्रयान की यहाँ पर की जाए तो मुझे लगता है सबको यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस चंद्रयान के लिए हम यहाँ पर गर्व कर रहे हैं, उस चंद्रयान में जो नट बोल्ट यूज हुए हैं वो भी एलपीएस बोजार्ड में ही बने हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है सर कि रोहतक सिर्फ राजनीति का गढ़ नहीं है, यहाँ पर देश को गौरवान्वित करवाने के लिए जो एलपीएस बोजार्ड काम कर रही है उसके लिए भी है। तो सर उसके बारे में बताइए, ये कैसे रहा? इसमें हम लोग आज से 20 से 25 साल पहले जुड़े जी, वीएससीसी से, एलपीएससी से, और अभी तो आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी आज हमारी मिसाइल्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, जी, पिछले 15-16 साल से तो हम सिंगल प्रोप्राइटरी उसमें थे। तो जितने भी आप ये मिसाइल्स प्रोग्राम देखते हैं पिछले 26 जनवरी में जी, तो ब्रह्मोस, तो हम उनके फर्स्ट डे से पार्ट डेवलपमेंट के अंदर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ 2016 में भी 20 उपग्रह जो थे वो जब छोड़े गए थे, वो उसमें भी एलपीएस बोजार्ड के ही नट बोल्ट्स यूज किए गए। देखिए, ऐसी कोई सैटेलाइट नहीं है, ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, और ऐसा कोई जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट है जिसमें हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे जी, तो उसके अंदर बल का क्या है, तो इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको पूरा सिस्टम, सर्टिफिकेशंस, लोगों का माइंडसेट। आज जब उनकी टीम आती है ना जी, तो वो खाली फैक्ट्री नहीं देखती, इक्विपमेंट है, लोग वहाँ कैसे काम कर रहे हैं, तो आप आदमी भी नहीं हटा सकते उनकी बगैर मर्जी से जी। तो इट्स अ टोटल प्रोसेस, टोटल माइंडसेट। तो जो उसको 20 साल हमें लग गए, और उसकी वजह से आज हमें अमेरिका से, बोइंग से भी काम है, हनीवेल से भी काम है। तो अब ये टोटल जो आप मेक इन इंडिया का वो देखते हैं, तो मेरे इंडिया में 2000 कस्टमर हैं। तो आप ऐसा कोई कस्टमर नहीं है कि चाहे आपका जो रेलवे सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है, ये मेरे सबसे बड़े कस्टमर हैं। तो आप चाहे जो जेसीबी, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो प्रधानमंत्री का फोकस है, तो हमने फर्स्ट डे से, अभी जैसे हम पहले कुछ प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करते थे जी, तो वो इवन अगर 15% अगर हमारे को महंगा पड़ रहा है, तो 4 साल हो गए मेरे को लिए हुए कि भी हमने चाइना से माल नहीं मंगवाना जी। तो आज भी हमारे पास जो हमारा अपना 70% ऑलमोस्ट डोमेस्टिक हो गया, बिल्कुल, और 30% जो अगर हमारा इंपोर्ट कंटेंट है, उसमें 15% तो वो है कि जो बिल्कुल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं कि जो दुनिया में कहीं बनते ही नहीं जी, और 15% और है जिसको भी हम अगले 3 या 4 साल में उसको 100% लोकलाइज कर देंगे। यानी मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया का जो नारा है मोदी जी का, वो एलपीएस बोजार्ड ने बखूबी यहाँ पर निभाया है। मैं तो इसमें ये भी कहूंगा कि भाई इस वक्त जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का दिया है, उसमें 2 चीजें और आई हैं। सारी कंपनीज कह रही हैं China +1, और एक उन्होंने BIS स्टैंडर्ड और इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग इंफीरियर प्रोडक्ट्स और उसमें ना करें, तो उसका एडवांटेज लें लोग जी। तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस वक्त बिजनेस की कि जो अगर उसको मेक इन इंडिया के तहत फोकस करेगा, पहले ऐसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं, वो थोड़ा सा माल कहते थे भाई आपको दे देते हैं, कुछ इंपोर्ट करेंगे। अब वो ये कहते हैं BIS की वजह से पता नहीं गवर्नमेंट कब उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दे जी, तो 100% जो अपॉर्चुनिटी यहाँ है, तो इससे अच्छा पीरियड नहीं आ सकता कभी। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई मिस्टर राजेश जैन जी। लेकिन एक बात और, आपने तो मना कर दिया कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन आप इस बात से तो वाकिफ होंगे सर कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अगर पॉलिटिक्स में आती है तो शायद वो डेवलपमेंट जो है और तेजी से हो। तो युवाओं का पॉलिटिक्स में आप भविष्य किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, अभी तो अगर जितना ज्यादा यूथ आगे आएगा जी, तो उसके लिए जो पुराना नेता है ना, उनको पीछे बैक फ्रंट लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे अभी वो तो कह देते हैं कि हम परिवार को नहीं करते जी, पर अगर जो आज एक लीडर बन गया, कहता है आई एम द लीडर फॉर लाइफ जी, तो वो अमेरिकन सिस्टम फॉलो करिए, आप डिबेट करवाइए। अगर आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो उसमें जो विद इन द पार्टी भी आप कंटेस्ट करना चाहते हैं उनको मौका दीजिए। तो जिसके पास चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा से है वो जाके अपनी टिकट ले आता है। बिल्कुल। तो वो पॉलिटिशियंस को आप सिखाइए ना कि भाई अगर आप यूथ को आगे लाना चाहते हैं, आप कहते हैं वुमन शक्ति को ऊपर लेना है, नारी शक्ति को, पर मौका नहीं देते जी। वो सरपंच बनेगा, कोई यहाँ पे पार्षद बनेगा, तो वो पार्षद पति है,
जी, तो लेडी घर बैठी है, लेडी घर बैठी है, तो अभी बिल्कुल। भी तो वो उस चीज को आप अपने माध्यम से इस चीज को एनकरेज करिए जी। और पॉलिटिशियंस को ये कहिए कि भाई आप यूथ को आगे लाइए। दीजिए सिंगापुर का मॉडल। वो कहते हैं भाई बाहर की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हर 6 साल में रोटेशन करना है कि 30% यंगस्टर्स को लाना है, तो लाइए, आप जी। मौका दीजिए उनको। जी सर, एजुकेशन सेक्टर की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर बता दूं कि बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो भी सर के नेतृत्व में यहाँ पर रन होता है और इनकी जो पुत्रवधु हैं और सर की जो धर्मपत्नी है वो उन्हें रन करती है। मेरी उनसे भी एक बात इंटरव्यू मैंने उनका लिया था। सर, एजुकेशन सेक्टर में बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक एजुकेशन जो है सिर्फ वही जरूरी नहीं है, बाकी जो स्किल्स हैं उन्हें भी डेवलप किया जाना। तो बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, और साथ ही बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत मिनिमल जो फीस है वो वहाँ पर रखी गई है। देखिए, बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का एक बेसिक पर्पस सर्टन स्किल्स को एनहांस करना था। भी जो लड़कियां वहाँ पे आती हैं कि अपने स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, हॉबी क्लासेस, पेंटिंग वो सीख के जाती हैं, तो कुछ लोग उसमें अपना पास टाइम के लिए भी करते हैं, कुछ बाद में अपना काम शुरू कर लेते हैं। जी। वो तो अब जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्किल सेंटर्स खोले हैं, ITIs और वो हैं, तो उसको प्रैक्टिकली से थोड़ा लिंक करना है। तो गवर्नमेंट का इंकरेजमेंट तो बहुत है कि भाई क्या कहते हैं ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक्मा ने भी, CII ने भी, सबने खोले, तो उसको थोड़ा इंडस्ट्री के साथ लिंक करने का और वो है। जी। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, जी। बट अगर एक ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए तो जैसे जी। आप कह रहे हैं जी। कि भाई बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं है, बिल्कुल तो और एजुकेशन के साथ साथ जॉब क्रिएशंस भी चाहिए। बिल्कुल। तो कल मैं CM साहब को सुन रहा था कि भाई इतनी जॉब्स क्रिएट हुई, पर मेरे को लगता है कि वो जॉब जो क्रिएशन हुई ना, जी। तो दे शुड कंपेयर हाउ मच दे हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम तमिलनाडु और कर्नाटका। तो हरियाणा को अगर चाहिए तो वो एक बल्क जॉब क्रिएशन चाहिए। जो वो कह रहे हैं 1 लाख जॉब क्रिएट कर दी, दे आर नॉट इनफ। जी। तो आज भी जो यहाँ से वैश कॉलेज से ले लीजिए, MDU से ले लीजिए, जो संस्थाओं से यहाँ लोग निकल रहे हैं, जी। तो उनको जॉब्स नहीं मिल पाती सबको। तो उसके लिए अभी जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी ये भी कहा है कि स्टार्टअप्स की स्कीम्स हैं, बिल्कुल। तो स्मॉल MSME के लिए वो है, तो इट हैज़ टू बी मेड मोर इजी कि भी अगर उनको जब वो स्कीम्स अप्लाई करें और गवर्नमेंट फैसिलिटेशन करके उनका जी। काम जल्दी शुरू करवाएं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि एक सटीक जो है वो एक योजना जो है वो बनाई जाए, और जाहिर तौर पर लेकिन एक लाइब्रेरी की शुरुआत यहाँ पर आपके द्वारा की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 8,000 से भी ज्यादा जो बच्चे हैं वो उसका फायदा उठाएं। सोशल मीडिया के टाइम में आजकल होता है कि हर कोई मोबाइल में बुक्स या वो डाउनलोड कर लेता है, लेकिन हर किसी के हाथ में वो सोशल मीडिया का पावर नहीं होता। तो इस लाइन में इस लाइब्रेरी के जरिए कितना फायदा जो है वो मिल पा रहा है बच्चों को? इस लाइब्रेरी में प्रैक्टिकली 400-450 बच्चे डेली जाते हैं जी। और 12 घंटे लाइब्रेरी खुलती है और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी खाली नहीं रहती। लोग बाहर खड़े रहते हैं कि भाई 2 जगह सीट मिले, फ्लोर पे भी बैठते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, जूते उतार के जाते हैं। जी। तो आज 10 साल हो जाएंगे इस लाइब्रेरी को चलते हुए। भगवान महावीर पार्क में हमने अपने जैन मंदिर के तहत वो लाइब्रेरी खोली थी, तो हमारा जैन मंदिर भी उसमें लगा रहता है। और ये है कि भाई उससे एक बल्कि पहले मेरे पास कई फैमिलीज आती हैं, बल्कि लेडीज आती हैं कि भाई हमें अपनी लड़कियों को भी वहाँ भेजने में डर नहीं लगता। वो मेरे से कहती है रात की 3rd शिफ्ट चालू कर दो। मैंने कहा भी अगर सिटी पुलिस देती हो तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। बट दैट्स अ गुड प्रोजेक्ट और उससे काफी लोगों को उसका फायदा हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है और संस्कृत का एक बहुत ही मशहूर श्लोक है, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ना चौरहार्यम ना राजहारम ना भारतीय भाज्यम ना चबारकरी वय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधर्म सर्वधर्म प्रधानम। मतलब कि शिक्षा रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना ये भाइयों में बांटा जा सकता है। इसे जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ता जाता है। ये विद्या के लिए एक बहुत बड़ा श्लोक है जो मुझे लगता है सभी ने अपने जब स्कूली टाइम में पढ़ा होगा। शायद यही वजह है सर कि आप हर सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर सेक्टर में जो है वो आप कुछ ना कुछ करते हैं। एनवायरमेंट की अगर बात की जाए, एनवायरमेंट के ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके द्वारा चलाए गए सर, ये एक बहुत बड़ी चीज है। पर्यावरण, मुझे लगता है कि पर्यावरण अपने आप में एक ऐसा फैक्टर है जो अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बहुत इसका एक इम्पैक्ट जो है वो छोड़ सकता है। तो सर, एनवायरमेंट के लिए आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरे ऑफिस आइए, मैंने 20 साल पहले जो प्लेटिनम रेटेड अपना ऑफिस बनाया था, जो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट से बनी हुई है, उसमें आज हमने फर्दर अभी एक 0 लिक्विड डिस्चार्ज का प्लांट लगाया जिसमें 1 लाख लीटर हम पानी बचाते हैं। जी। सारे जो जनरेटर्स हैं उसको गैस से रेट्रोफिट किया है ताकि 0 पोल्यूशन रहे, और उसमें सोलर पावर 800 किलोवाट का 800 और लगा रहे हैं। और अभी हरियाणा में वो ओपन एक्सेस नहीं आया है, जो कंट्री में तो कर दिया। अगर वो आएगा
तो हम 15-20 एकड़ के अंदर अपना सोलर पार्क लगाएंगे जी। और अभी जो सबसे बड़ी कमी है कि हर रोज हम यहाँ पे जाके सिटी में कहते हैं कि भी अपना गीला सूखा वेस्ट अलग करो, लोग करते नहीं। तो मैंने तो अपने एम्प्लॉयज़ के घरों से, अब 500 लोगों के घरों से हम गीला वेस्ट उठवाते हैं, उसका कंपोस्ट बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर जी। प्लास्टिक का वेस्ट उठा रहे हैं और 100 घर हमने आइडेंटिफाई करे हैं कि जिसके हम वाटर बोरवेल करवाएंगे ताकि वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो सके। तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली हम 10,000 पेड़ हर साल लगा रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कहते हैं कि भाई ह्यूमन की वजह से अभी जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स आया कि भी 1.7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। और अगर कल भी अगर आप चिली में देख लें जो लेटेस्ट है वाइल्ड फायर की वजह से 150 लोग तो तुरंत मर गए। तो एवरीडे जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आज अगर आपकी जनवरी में सर्दियाँ ज़्यादा हैं, अभी तक नहीं गई, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द जो ला नीना जो इफेक्ट आप कहते हैं, तो इट इज़ गेटिंग प्रलॉन्ग्ड। तो ये हर आदमी के बल का जहन में आना चाहिए। और मैं तो सबको कह रहा हूँ कि भी पर्सनल स्कोर कार्ड बनाइए, ये नहीं कि भी कंपनी ने क्या किया, आपने इवन मंजन करते वक्त कितना पानी अपना बचाया, बिल्कुल आपने अपने घर में गीला सूखा वेस्ट मैनेजमेंट क्या करा, आपने अपने पेड़ कितने लगाए, आपने कोई सोलर के ऊपर क्या किया। तो कंबाइंड अगर शेयर्ड अगर कम्युनिटी उसमें काम करना शुरू करे। और अभी हम इस साल में एक फॉरेस्ट स्कूल खोलने वाले हैं अपने यहाँ। तो उसमें अभी हम अपना जो नया फैक्ट्री का भी कैंपस बना रहे हैं 15 एकड़ में, तो उसमें हमने 55% लैंड एलोकेट करी है फॉरेस्ट के लिए और 45% सिर्फ बिल्डिंग के लिए। तो उससे जो वहाँ की बर्ड्स और फ्लोरा और जो फौना है वो भी बेटर मेंटेन्ड होगा। तो आपको 2-3 साल में हम दिखाएंगे। तो आई फील कि भी दैट वुड बी अ बेटर फैसिलिटी देन एनीवेयर इवन इन गुड़गांव जी। तो जो हम उसको बनाने जा रहे हैं और वो 0 कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से, तो एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ एयर जी दैट वी विल टेक केयर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और पर्यावरण और खासकर ऑक्सीजन की कीमत तो मुझे लगता है कि हम सब 2020-21 के बाद तो कुछ ज्यादा ही समझ गए हैं सर। जो पेंडेमिक आया, मैं ये 2 सवाल 2 अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर पूछना चाहूंगी आपसे। पहला मैं पर्यावरण को लेकर ही, क्योंकि अभी पर्यावरण की बात चल रही है। पेंडेमिक जिस तरीके से आया उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर बनी, एक तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना कितना जरूरी है ये तो हम समझ गए यहाँ पर, लेकिन क्या चेंजेस यहाँ पर आ पाए हैं इस सेक्टर में कि लोग इसके प्रति जो है वो काफी जागरूक हुए हैं? क्योंकि आप भी लगातार कैंपेन चलाते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, जागरूक नहीं हुए जी। ना नेता होते और उसके अंदर है 100% करप्शन। बिल्कुल, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसको गीला सूखा वेस्ट उठाने का 250 टन माल उठता है डेली का, उसमें से 50 टन में से 5 टन कंपोज नहीं बनता। आई हैव हाईलाइटेड दिस एट सेवरल प्लेटफॉर्म्स बट नोबडी इज रेडी टू लिसन जी। तो वो आप अवेयर करिए गवर्नमेंट को, अवेयर करिए सिटी के मेयर को, एडमिनिस्ट्रेशन को जी, कि भाई हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहे। और लोग डरते हैं, आप लोग भी लिखने से डरते हैं कि हाँ तो देखिए सर, जाहिर तौर पर ये इसको लेकर जो है वो चीजें कई बार उठती हैं। औद्योगिक सेक्टर की भी मैं बात करती हूँ क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन आप हैं। पेंडेमिक के बाद कितना चेंज जो है आप महसूस करते हैं कि ये आया है, खासकर क्योंकि कई कंपनी थी जिन्हें काफी नुकसान भी हुआ, वर्किंग कल्चर में काफी फर्क आया, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चेंजेस आ रहे हैं, लोग समझना शुरू कर गए, उस पर एक्ट नहीं कर रहे अभी भी जी। इसको कहते हैं कि भाई यू नीड टू एक्ट। वो सबने मतलब उसको अपना पर्सनल स्कोर कार्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, और बल्कि बहुत पेन होता है कि भाई इतना सब ये करने के बावजूद भी तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे। तो वो अभी आएगा, गवर्नमेंट का भी बड़ा भारी फोकस है, मोदी जी का भी बड़ा भारी फोकस है जी, सब गवर्नमेंट्स का है। उसमें एनवायरनमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी है। आज आप देखिए ना, वो फैक्ट्रीज को जनरेटर्स के लिए बंद करवा देते हैं बिल्कुल कि भाई अब ये इसके नॉर्म्स आ गए, और गीला वेस्ट उठाते नहीं, उसका कंपोज बनाते नहीं। वो मिलियंस ऑफ टन्स जो आपके CO2 है उससे तो मीथेन निकलती है, एंड दैट्स मोर 85 टाइम्स मोर इंजरियस एज कम्पेयर टू दिस जी। तो उस पर हमारा फोकस नहीं आता। तो ये है कि भी आप लोगों को और ज़्यादा इसमें अवेयरनेस, सब इवन अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई यू विल डाई और एक्ट। तो वो उसको जब उस क्रिटिकल वे में लेना पड़ेगा, लोगों के ऊपर कुछ पेनल्टीज और पेनलाइज करना पड़ेगा जी, कि भाई आपको करना पड़ेगा। जब कोविड आया तो हम कहते थे भाई जो आदमी थूके उसको कोई 7 वाला थप्पड़ मारे भी क्यों थूक रहा है जी। तो इसी तरह से कोई इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा भी, जो कर रहा है तो इस पे हाथ की हाथ कोई एक्शन हो। बिल्कुल, एक पर्यावरण को लेकर एक पॉइंट यहाँ पर जरूर छूट गया सर, वो भी आपसे जानना चाहूंगी। ज्यादातर स्टेट्स
अभी आगे इन फ्यूचर ये एक एजम्पशन लेकर चल रही है कि हमें ग्रीन स्टेट बनाना है वहां पर, मतलब पोल्यूशन तो आप छोड़िए, लेकिन एक ऐसा स्टेट जहां पर कि पोल्यूशन का नाम भी मात्र ना हो। सर, उसको लेकर क्या है आगे आने वाले फ्यूचर में, अगर फ्यूचरिस्टिक इंडिया को हम देखें और आपके जरिए हम समझना चाहें, तो क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि आने वाला जो समय है वो कई राज्य जो है वो ग्रीन स्टेट में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, इसमें 100 साल लगेंगे। 100 साल अब जैसे अभी जो आपने दुबई में अपना ये हुआ जो क्लाइमेट का 26 जी, तो आखिरी में दुबई के शेख ने भी कहा, भाई आप हमारे डेथ वारंट पे साइन करवा रहे हो, हमारी तो जिंदगी फॉसिल फ्यूल से चलती है और आप बंद करने को कह रहे हो। पर फिर भी आखिरी में डॉक्ट्राइन में तो उन्होंने ये लिखा कि भी अच्छा 2050 तक जी, हम अपना ये प्रोडक्शन बंद करेंगे। तो जब वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इस बात को कह सकते हैं कि उनको सबको लगा है कि भाई अगर हमने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस नहीं करा तो अल्टीमेटली ये सृष्टि एक दिन जो है वो खत्म हो जाएगी जी। तो वो ये कहना कि भाई ग्रीन स्टेट या हो जाएगा, बट अगर सारे एक्शंस उस तरफ होंगे कि भाई जो भी नई बिल्डिंग है उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है इतने % उसको फॉलो करें। अब ये थोड़ी कि यहाँ कोई म्युनिसिपल कमेटी में गया 5 मंजिल की बिल्डिंग बना देते, ना पार्किंग ना कुछ, और उसमें एनवायरनमेंट के पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते, तो वो सब सिस्टम्स बंद करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए लोगों की सोच में आया है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसको सबको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, सबको देखना भी पड़ेगा और सबको साथ लेकर भी चलना पड़ेगा। ये एक सोच मुझे लगता है कि अगर हर सफल बिजनेसमैन और समाज सेवियों के बीच में अगर सबसे ज्यादा हमारे नेताओं के बीच में आ जाए तो शायद ये विकास की गति जो है और तेज यहाँ पर होगी। तो उनका एक वो बनाओ ना स्कोर कार्ड जी, कि अभी वो कहते हैं जैसे इस बार वैसे तो दिया चुनावों में बनता है, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। अभी मोदी जी ने लिखा भाई हमारा एक बीजेपी का वो है और उसमें आप अपने सजेशंस भर के दो कि भाई देखो हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं कई जगह लोगों को कह रहा हूँ भाई उसमें भरो, उससे क्या फर्क पड़ता है वो मोदी ने मांगा या कांग्रेस ने मांगा, जिसने मांगा उसको तो दो। और अभी आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे से पूछना भूल गए कि जब आपने कहा भी ये इलेक्शन ईयर है जी, तो इलेक्शन ईयर में सबसे पहले सबको मैसेज दे दीजिए भी अपने घर में जिसकी वोट नहीं बनी हुई सबसे पहले तो सब अपना वोट बनवाएं और वोट कास्ट जरूर करके आए। जी बिल्कुल, तो, वो मैसेज मैं आपसे आगे ही दिलवाने वाली थी कि आखिरकार आपका क्या कुछ कहना है। जाहिर तौर पर सर ये देखिए, वोट देना सबका जो है वो अधिकार है और वो देना भी यहाँ पर चाहिए, और जो नहीं भी देना चाहते वो फिर भी जाए और नोटा का बटन जो है वो दबा के आए, वो अधिकार है। नोटा इज नॉट अ गुड थिंग जी, वो वोट दे के आए, पॉजिटिव दे के आए, व्हाई नोटा। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही। सर, LPS वोजार्ट की सिल्वर जो जुबली है वो भी हाल फिलहाल यहाँ पर मनाई गई, सर उसका कैसा रहा सब कुछ? नहीं, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। जो G20 के शेरपा अमिताभ कांत थे वो आए थे, हमारा पूरा बोसार्ट से स्विस बोर्ड आया था और दे वर हैप्पी। और अमिताभ कांत ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई अगर आप जैसी फैक्ट्रीज जो इतना सोशली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और उन्होंने अपनी किताब में भी लिख के दिया कि इट्स अ रियली मेक इन इंडिया, कि हम जितने सेगमेंट्स और सेक्टर्स के साथ लगा हुआ है, आपको लगता है कि आज भी अगर अभी एक अलास्का में जो 737 जो प्लेन अभी जिसके खिड़की उड़ गई थी उसमें 4 नट एंड बोल्ट नहीं कसे थे, आज भी उसकी फाइनल रिपोर्ट आई है कि वो लगाना ही भूल गया जी। तो आज विदाउट नट एंड बोल्ट ना ये बस चल सकती ना आपका कोई गाड़ी चल सकती, तो इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट है। और हम यही कहते हैं भी ठीक से आप अपने दिमाग के और हर चीज़ के पुर्जे अगर टाइट करोगे जी तो तभी सब चीज़ें ठीक चलेंगी। तो हमारे जो नट्स एंड बोल्ट्स है जो है वेरी इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल। सर, हालांकि आजकल अगर बात यहाँ पर की जाए तो मेड इन इंडिया का नारा यहाँ पर दिया जाता है, और अब तो ये दौर यहाँ पर आ गया है कि आईफोन के कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो भी यहीं पर बन रहे हैं, यहीं पर असेंबल यहाँ पर हो रहे हैं। ये दौर शायद काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सर आगे इन फ्यूचर ऑफ इंडिया अगर बात यहाँ पर की जाए तो हम क्या वो दौर देख पाएंगे, या क्या हमारी जो जनरेशन फ्यूचर जनरेशन है वो ये दौर देख पाएगी कि इंडिया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक जो है वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट हो पाएगा? देखिए, ये पॉसिबल है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो आईफोन्स पिछली बार जितने इंपोर्ट्स होते थे मैक्सिमम इंडिया में बने, पर उसमें एक सप्लाई चेन में गैप है। वो ये है कि वो हो सकता है इस बार मोदी जी आए तो रिस्ट्रिक्शन लग दे, तो आज भी जो बड़ी नोकिया सब उस कंपनी है, सनमीना कंपनी है, तो वो यहाँ मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं है छोटे स्क्रूज़ के और छोटे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो असेंबली तो होने शुरू हो गए, उनके प्रोडक्ट्स अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इस अभी जो थर्ड टर्म में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस ये लानी है कि उन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को, MSME को ये इंकरेज करें, गवर्नमेंट ये करे कि भी इन प्रोडक्ट्स को बनाओ आप यहाँ, और तब आप देखना कितना रेवोल्यूशन आएगा।
जी। जैसे मारुति आई थी, मारुति ने अपने सारे ऑटो कंपोनेंट्स के लिए कहा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने, तो अभी कुछ जगह तो रिस्ट्रिक्शन है, तो जैसे ही गवर्नमेंट कहेगी भी 70-75% मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट लगाने हैं, तो रेवोल्यूशन आएगा और आप जो वो 10 ही साल में आपको चेंज नजर आ जाएगा। जी, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर दिया जाए इन्वेस्टर्स को, ताकि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो। मोदी जी तो 47 तक बोल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये समय अभी और एक्सीड होगा? ना, इससे जल्दी आएगा। अगर मोदी आया तो पीरियड 2047 से भी जल्दी आएगा। और अभी एक थोड़ा सा चेंज क्या आ गया है कि पिछले 3 हफ्ते पहले से तमिलनाडु में इन्वेस्टर मीट थी, वहाँ 6 लाख 1000 करोड़ आए, तो लोगों ने मोदी से कम्पीट करना शुरू कर दिया। अभी मोदी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर जब ये सोच लेंगे ना, तो अभी जैसे गुजरात मॉडल को सब जगह दूसरे स्टेट्स फॉलो करना चाहते हैं, हरियाणा भी फॉलो कर ले, तो ये चेंज 2047 से भी जल्दी आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक इंडिया है वो आगे बहुत तेजी के साथ डेवलप होगी? देखो, इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी शांतिप्रिय इंडिया है वो राम जी की कृपा है, भगवान की कृपा है कि लोग धर्म में लगे रहते हैं। जी। तो अगर आप देख लेंगे ना, सुबह अगर अखबार देख लें, न्यूज देख लें, तो कितने लोग सब जगह मर जाते हैं। यहाँ तो फिर भी बहुत शांतिप्रिय है। आजकल तो सर दौर ऐसा चल रहा है कि राम नाम पर भी राजनीति हो रही है। नहीं, वो राजनीति लोग उसको कह रहे हैं। अगर आप मेरे को कहे पॉलिटिक्स में आ जाऊं, तो मैं तो सबसे पहले इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दूं। कि अगर मेरे को तो इस बारे में से डर नहीं लगता अगर कोई मेरे से कहे ना, मैं तो इनको कहता रहता हूँ कि आज हम अपनी ही कंट्री में फॉरेनर्स बने हुए हैं जी। तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल रूल जो है कल डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भी हो गया इम्प्लीमेंट। बताइए, आज अगर जहाँ मुस्लिम नेशंस हैं वहाँ तो सारे हिंदू टेम्पल्स खत्म हो गए, और यहाँ पे आज अब चाइना का ये एग्जांपल देते हैं, वहाँ कोई बोलता नहीं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर दिया, इस्लाम को ख़त्म कर दिया। हम सेकुलरिज्म के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे सारी प्रिविलेज दे रखे। हमारे आज भी जो मंदिर हैं, हिंदू के मंदिर जो गवर्नमेंट चलाती है, क्यों चलाती है? सारे मंदिर विद इमीडिएट इफेक्ट जो हिंदूज के है गवर्नमेंट के पास है, सारे वापस जाने चाहिए उनके ट्रस्ट के पास। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बखूबी अच्छी सोच है यहाँ पर जो मिस्टर राजेश जैन जी ने यहाँ पर कही है। और मैं चाहूंगी यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर फ्यूचर इंडिया की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है, और जैसा कि राजेश जैन जी ने भी इस बात का जिक्र किया है। सर, इंडिया फ्यूचर की अगर यहाँ पर बात की जाए, जितना ब्राइट यहाँ पर बताया जा रहा है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मोदी जी कहते हैं कि देखिए आगे चलकर फ्यूचर जो है वो इंडिया का रहने वाला, पूरा वर्ल्ड देखेगा। वाकई में ऐसी स्थिति है और हमारे जो उद्यमी है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और मोदी जी के रहते हुए पॉसिबल भी और बहुत जल्दी हो जाएगा। और हर आदमी समझने भी लग चुका है, मतलब पॉलिटिक्स से रह के भी और बाहर भी, दोनों तरफ से ना मेक इन इंडिया और मेड इंडिया का पूरा प्रचार हो रहा है। और मिस्टर राजेश जैन जी जैसे जो उद्योगपति हैं, अगर वो यहाँ पर इस तरीके से और भी उद्योगपति आए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है विकास जो है वो इस देश का होगा। इससे पूछ लो, एक कांग्रेस ही है ये मतलब इस बस में हमारे साथ तमाम जो पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो भी सवार है। सर आप बताइए, आप राजनीति से हटकर बताइए, यहाँ पर राजनीति से हटकर एक नागरिक के तौर पर बताइए सर। जो आपने भाई साहब से पूछा था कि इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं कहता हूँ जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं सबको राज्यसभा के माध्यम से हर स्टेट के अंदर राज्यसभा के थ्रू लाना चाहिए। और जो हमारे उद्योगों का बढ़ावा होगा वो इसी वजह से ही होगा कि जैसे हमारे हरियाणा से राजेश जैन जी राज्यसभा में आए, इलेक्शन ये लड़ेंगे नहीं, राज्यसभा के माध्यम से आके ये देश की सेवा भी करेंगे और उद्योगों की सेवा भी करेंगे। सर आप चाहें ना चाहें लेकिन ये सब चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए। सर आप सुन रहे हैं, आप चाहते हैं राजेश जैन जी आए पॉलिटिक्स में? जी बिल्कुल जी। एक सफल उद्यमी जो है और समाज सेवा से जुड़े अगर क्षेत्र में अगर वो पॉलिटिक्स में एंटर होते हो तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और चेंज आएगा? चेंज होने चाहिए। जो लीग सेट के काम हो रहे हैं, जो वर्तमान में दोनों तरफ से काम होने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। जब तक ऐसे व्यक्ति आगे नहीं आएंगे, नई जनरेशन को गाइडलाइन नहीं मिल पाएगी। इतने अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति हैं तो इनको अपना जो नेतृत्व देना चाहिए। हमारा तो ये विचार है कि इनको अपना नेतृत्व जो है ना समाज के प्रति तो अभी दे ही रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ावा देने के लिए इनके फॉलोअर्स बने, इनके अनुसरण के लोग अपनी बात पहुंचा सके, इनको आना चाहिए।
बिल्कुल राजेश जैन जी, देखिए आपने तो अपनी इच्छा प्रकट कर दी, लेकिन राजनीति में क्या है ना कि जनता की आवाज सर्वोपरि होती है और जनता चाहती है कि आप आए पॉलिटिक्स में और कम से कम हमारे देश के लिए जो है आप वैसे ही इतना कर रहे हैं, तो और अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है, आप जैसे उद्यमी और आपसे प्रेरित होकर कई युवा जो हैं वो आएंगे आगे। आपको नहीं लगता कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा न सिर्फ एक एज अ उद्योगपति बल्कि एक नेता के तौर पर भी आपकी रहेगी? नेता आप मेरे से सुनना चाहती हैं कि वे ऑलरेडी अगर मैंने कह दिया ना तो यहाँ जो कंटेस्टेंट है ना वो कल से मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि भाई ये हमारा कॉम्पिटिटर हो गया। तो सिर्फ यूज करते हैं यहाँ के पॉलिटिशियन, इन वर्गे ईमानदार धार्मिक विचारों के आदमी। रोहतक में जितने प्रोग्राम होते हैं, रोहतक में हरियाणा में, मतलब हर चीज के अंदर इनका सहयोग होता है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब भगवान राम जी की प्रतिमा का जो 22 तारीख का प्रोग्राम था, पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने, पूरे हरियाणा सबसे बड़ा प्रोग्राम रोहतक में किया था। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट से ज्यादा ये करते हैं जी। बिल्कुल, और प्राण प्रतिष्ठा में जो एक धनराशि है वो भी इनके द्वारा डोनेट की गई थी। तो जाहिर तौर पर सर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक क्षण यहाँ पर हो जाता है कि आप किस तरीके से समाज को वो चीज लौटा रहे हैं, वो चाहे उद्योगपति के तौर पर, समाजसेवी के तौर पर या फिर पॉलिटिशियन के तौर पर, जिसका जवाब आप मुझे अभी देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सर अगर ये सफर जो LPS बोजार्ड का रहा, ये इतना आसान नहीं रहा होगा। शुरुआत आपने बहुत अपने पिताजी के साथ पूरे दिल लगाकर आपने काम किया और उसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सर कठिनाइयां काफी रही होंगी? कठिनाई तो एवरीडे है जी। कठिनाई तो ये है कि भी पिछले 2016 से तो वी हैव आल्सो पास थ्रू अ वेरी बैड फेज जी। तो पर उसमें ये है कि भाई अगर आप हिम्मत हार जाओ तो खत्म हो जाएगा काम जी। तो कंटिन्यूसली स्ट्रगल है, फैमिली साथ है इसमें। बल्कि मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि भाई भगवान भी हमारे साथ है जी। और सबसे बड़ा जो इसमें, जब तक मेरी मदर थी जी, एक तो जब तक कोई संकट नहीं आया जी, उसके बाद में जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है ना मेरी वाइफ जी, तो 365 दिन जो है धर्म कर्म में लगी रहती है जी, और कोई भगवान नहीं छोड़ती। यानी एक सफल उद्योगपति मिस्टर राजेश जैन जी के पीछे उनकी धर्म पत्नी है, इस वजह से आज आप मैं सफल समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो अब जो है कि वो सारे दिन, बल्कि हमें लगता है कि भाई ऐसा कोई पंडित नहीं छोड़ती, ऐसा कोई भगवान नहीं छोड़ती जिससे प्रार्थना नहीं करती। बट सर एक बात यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि एक समाज सेवी, एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर आप काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता होगा सामंजस्य कि परिवार को भी टाइम देना है, आपको बिजनेस को भी पूरी तरीके से टाइम देना है। हाँ, ये चैलेंज है, ये चैलेंज, इसमें इरिटेशन भी होती है कई बार, और स्पेशली कई बार संडेज हैं तो एक दिन में 6-6, 7-7 प्रोग्राम पे भी जाते हैं जी। तो टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन द फैमिली एंड द सोसाइटी बिकम्स मैनी टाइम्स चैलेंज, और वो पर उसको मैनेज करते हैं जी। सर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है, मुझे लगता है हर पॉलिटिशियन या हर उद्योगपति से जब भी यह पूछा जाए तो इसका अपने अलग तरह से जवाब देते हैं। कहा जाता है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। हम आज बड़े से बड़े अगर देशों को भी देखा जाए तो वहां पर भी गरीबी का जो आलम है बहुत बुरा है। आपको लगता है गरीबी की अगर बात यहाँ पर की जाए और भारत में अगर बात यहाँ पर की जाए तो ये अल्टीमेटली हो सकता है रोजगार अगर प्रोवाइड करवाया जाए उससे खत्म हो सकती है, लेकिन रोजगार के जो अवसर है वो मिल पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो लोग हैं, अगर उन्हें बोला जाए आप अमेरिका में जाकर वर्क करिए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर वर्क करिए, तो लोग जल्दी उसे पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है मैं वहां जाके ज्यादा पैसा कमाऊंगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर वो अगर रोजगार फैक्टर सही हो तो शायद लोग बाहर पलायन ना करें? देखिए अभी आपने न्यूज में सुना होगा तो काफी लोग इजराइल जा रहे हैं, मरने को तैयार है। बिल्कुल। वहाँ 1,37,000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ उसको 11-15,000 रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आज इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो और ज्यादा क्रिएट होनी चाहिए जी। एक तरफ हम कह रहे हैं गरीबी हटाओ, ऐसा नहीं है, सब चीजें इम्प्रूव्ड हुई है, उसको नेगेटिव ना लो। तो 80 करोड़ लोगों को तो आप फ्री खाना दे रहे हो, तो फिर अभी अब एक तरफ हम कह रहे हैं गरीबी हमने हटा दी जी, तो वो क्यों दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को? आज भी जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा है तो अब पर ये भी है कि भाई जो हो रहा है वो तो होना ही दो जी। तो कल अभी कोई स्टैटिस्टिक्स ये भी था, अभी मनरेगा में अब कम लोग जा रहे हैं तो दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पर अभी भी जो MSME और स्मॉल स्केल का जो प्रोत्साहन है, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो हडल्स हैं तो वो एक ठीक होने चाहिए जी। तो पिछली बार जब मैंने एक पॉलिटिशियन से बोला कि भाई एक बार जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था सब इन्होंने पत्रकारों ने,
तो जब मैंने कहा कि भाई आप डेली ये लगाइए कि भाई ये गवर्नमेंट ने, आज चीफ मिनिस्टर सुबह उठता है एक वो बना देता है कि भाई ये स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एक स्कीम निकालते हैं, उसमें से इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई और क्यों नहीं हुई। तो कहते हैं भाई हम सिर्फ वो छापना चाहते हैं जो सक्सेस हुआ, अगर ये छापोगे कि भाई जो नहीं हुआ तो सारा सिस्टम डूब जाएगा जी। तो अखबार वाले भी, मीडिया वाला सिर्फ वो दिखाता है कि भाई जो हो गया, तो अब जो नहीं हुआ वो अगर आप दिखाना शुरू करो, उसको आप आगे लाओ, तो देखो कैसे सुधारनी। बिल्कुल सर, जनता टीवी है, जनता की आवाज है, आपकी ताकत है, तो हम उसको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप जैसी शख्सियत के जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम क्वेश्चन वही करते हैं ताकि वो समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर छोड़ सके। अभी क्योंकि वो लाइब्रेरी भी हम कोशिश करेंगे वो दिखाएं, जो इसके जिक्र आप यहाँ पर कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात हो जाती है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर देश के युवा जो कि आगे चलकर एक बड़े आपकी तरह सफल उद्यमी बन सके, देश का नाम रोशन कर सके और साथ ही एक अच्छा व्यक्ति बन सके, क्योंकि बहुत जरूरी है, पैसा आप कमा लो, इज्जत आप कमा लो, लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति नहीं हुए तो मुझे लगता है कि वो सब धरा का धरा रह जाता है। आप एक उद्यमी के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे खासकर? मैं तो संदेश तो सबसे पहले ये है कि भाई डोंट लीव योर पेरेंट्स जी, कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है तो उनका साथ मत छोड़िए जी। और जब आप स्कूल और कॉलेजेस में, कॉलेज से बाहर निकलने से पहले जी, अपने 3-4 फ्रेंड्स मिलकर तो ये सोचें कि भाई मेरे को अपना काम शुरू करना है। और वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो कई बार एक अकेले आदमी में हिम्मत नहीं होती अपना काम करने के लिए, रिसोर्सेज का जी। तो वो 3 या 4 जने मिलके और 1 साल 2 साल पहले यूनिवर्सिटीज उस बात को करें तो काम की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई बार इस राम मंदिर से रिलेटेड अगर आप देख लें तो आज वहाँ पे, तो अगर आप उस MSME उस कितने प्रोडक्ट बना लें, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है और बन ही गया जी। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, उसको आप एक्सप्लोर करिए और सिंपली एक बार जब अपनी डिग्री लेने के बाद ये मत सोचिए कि भाई नौकरी पे जाना है। और मैं समझता हूँ सरकारी नौकरी तो सबसे वर्स्ट है जी। हाँ, तो उसमें जो किस लिए जाते हैं तो आज ये है कि भाई, और वहाँ जाके लाइफ स्टैग्नेशन हो जाती है। तो यूथ के लिए अगर मेरी तरफ से तो मैसेज ये है कि भाई आज गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स इतनी सारी दी हैं जी, अपना काम शुरू करिए आप, और उस काम से ही आपकी तरक्की है, उसी से देश की तरक्की है, उसी से आपकी फैमिली की तरक्की है। बहुत महत्वपूर्ण बात मिस्टर राजेश जैन जी ने कही, और जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आप देखिए जॉब लेने वाला नहीं देने वाला बनिए। और ये एक पूरी साइकिल है, मुझे लगता है पूरी साइकिल है यहाँ पर जो इंटरलिंक्ड करती है कि अगर आप अच्छा जो जॉब देने वाले बनेंगे तो उससे और रोजगार जो है वो डेवलप होंगे और शायद हो सकता है कि कल कोई बड़ा व्यक्तित्व बन जाए, मिस्टर राजेश जैन जी जैसा बन जाए, जो कि न सिर्फ अपने उद्योग के क्षेत्र में बल्कि देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, वो एक बेहतर मिसाल जो है वो पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजेश जैन जी, आप हमारे साथ यहाँ पर इस सफर में आए। और राजनीति के लिए भले ही आपने मना कर दिया हो, लेकिन हर कोई, मुझे लगता है नागरिक ये चाहेगा कि जो इतनी सेवा जनता की कर रहा है, जो उसका एक मेन मोटो यही है कि मैं समाज को जितना मैं कमाता हूं उससे ज्यादा दे सकूं, तो शायद मुझे लगता है कि हर कोई ये चाहेगा कि ऐसा जो व्यक्तित्व है वो राजनीति में आए। तो कल को मेरे को भी CBID में दे देंगे। चलिए सर, कोई बात नहीं, साफ छवि है तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और अब शायद ये बात यहाँ पर यही होती है कि देखिए आप सच्चाई के साथ अगर चल रहे हैं तो फिर डर काहेगा, और सच्चाई जो है वो हमेशा जीतती है, चाहे इसकी जो पगडंडियां जो रास्ते हो भले ही जितने भी कठिन हो। कठिन तो हमारी चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का सफर भी है, राजनीति के साथ साथ यहाँ पर हमने आपको एक अलग पैरा जो है वो दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजेश जैन जी, आप हमारे साथ आए, इस सफर में आए, और ये सफर भी उतना ही कठिन है जितना ये चुनावी सफर और चुनावी साल। लेकिन बहुत जरूरी है कि एक नेता जो है होता है वो अच्छी नीयत के साथ हो, तो फिर जनता का विकास जो है उसी तेजी के साथ दौड़ता है। और फिलहाल आज हमारे साथ LPS बोजार्ड और UPS लक्ष्मी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश जैन जी इस सफर में आए, हमारे साथ चले, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। और वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उद्योग क्षेत्र में नहीं बल्कि देश के लिए भी जो मान सम्मान है वो एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाया है, और जो कि एक बहुत गर्व की बात यहाँ पर हमारे लिए भी है। इसी के साथ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का फिलहाल का ये जो सफर है वो रोहतक में इतना ही है। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।
चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो।